Progress. आवाज आ रही सबको? यस सर। तो कल हमने फर्टिलाइजेशन खत्म कर लिया था। तो आज बस फर्टिलाइजेशन का रीकैप करेंगे अपन, है ना। और रीकैप करने के बाद अपन आगे बढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट समझेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्लीवेज, है ना। नाम आप 11th में 12th में बहुत बार सुन चुके होंगे, क्लीवेज क्लीवेज, है ना। आज अपन उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहली बात एक बता दूं, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको उतना उसको याद नहीं करना है। पहली बात क्यों? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब आप देखोगे ना, जब हम देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसमें 2-3 टर्म आएगा, है ना। कि ह्यूमन का जाइगोट जो है मैरिडोनियल डिवीजन करता है, होलोब्लास्टिक करता है। तो अगर हम क्लीवेज नहीं पता होगा तो वह बातें हम नहीं समझेंगे। तो हमें इस टॉपिक को पढ़ने का बस इतना मतलब है
कि ह्यूमन के लिए जो टर्म्स का यूज होगा वो हम बाद में समझ जाए, है ना, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ाना होता है। किसको? क्लीवेज को। तो क्लीवेज को हम डिटेल में देखेंगे, बट आपको बता दूंगा मैं कि कितना आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, क्लियर है? बोलो। Yes, sir. चलो, तो फर्टिलाइजेशन सबको याद है? फर्टिलाइजेशन के Yes, स्टेप्स sir. याद है सबको? चलो बेटा एक बार उसको रिवाइज करते हैं फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स को अपन। ठीक है, सबके लिए। पहला तो आप जानते हो कि अराइवल ऑफ स्पर्म, अराइवल ऑफ ओवम, वो सब बातें हो चुकी है। जो मेन जहां से शुरू होता है पहला क्या है बेटा? Capacitation. पहला है कैपेसिटेशन। इसमें क्या होता है? स्पर्म फंक्शन मैच्योरिटी गेन करता है, मतलब उसमें एबिलिटी आ जाता है फर्टिलाइज करने का। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कैपेसिटेशन के अंदर होता क्या क्या है, जल्दी बता दो। क्या क्या होता है कैपेसिटेशन के अंदर? पहला, Cholesterol. रिमूवल ऑफ Cholesterol. कोलेस्टेरॉल। सेकंड, Glycoprotein. रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। और तीसरा, डाइल्यूशन ऑफ कौन सा फैक्टर? Decapitation factor. है ना। अगला क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। ये तीन तो हो गए। इनफ्लक्स ऑफ Calcium ions. कैल्शियम आयंस। यही चार होता था ना? जल्दी Yes, बताओ। sir. और इन सब के कारण हुआ क्या था मेनली? जो कैल्शियम आयन जैसे ही एंट्री करेगा, स्पर्म का मूवमेंट कैसा हो गया था? Whiplash. विप्लैश मूवमेंट, बहुत फास्ट मूवमेंट हो गया था। चलो यही था आपका पहला स्टेप। ठीक है, चलो सेकंड पे आते हैं। सेकंड स्टेप कौन सा था बेटा? Releasing of fertilizer and anti-fertilizer. हाँ, मतलब कीमो अट्रैक्शन, वही था ना? Yes, सेकंड वाला sir. था आपका कीमो अट्रैक्शन। Chemo मतलब attraction. अब एग और ओवम को अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, तो वह कैसे करता है? विद द रिलीज ऑफ सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन्स और केमिकल्स, है ना, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन, यही बोलते हैं Yes, sir. रिएक्शन। ठीक है, फर्टिलाइजिन कौन सिक्रीटेड करता है बेटा? सिक्रीटेड बाय Secondary oocyte. oocyte। और यह कौन सिक्रीट कर रहा है? सिक्रीटेड बाय Sperm. स्पर्म। ठीक है, अब इससे क्या हो गया? ये दोनों कंपैटिबल है, दोनों मिला और पहचान लिया, मतलब जो स्पर्म था एक के पास पहुंच गया। लेकिन अभी एक तीनों मेम्ब्रेन है। बाहर में कौन है बेटा? जोना पेलुसिडा, Corona radiata. सॉरी कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा और इसका खुद का वाइटिलिन मेम्ब्रेन। और स्पर्म अब यहाँ पे पहुंच गया इसके पास में। कहाँ पे? कोरोना रेडिएटा के पास में। तो अगला काम क्या है? अब स्पर्म को अंदर एंट्री मारना है, तो सबको क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा स्टेप क्या है बेटा? Acrosomal reaction. थर्ड स्टेप इज एक्रोजोमल रिएक्शन। करेक्ट है ना? इसमें क्या होगा? जो एक्रोजोम है उसके अंदर जो स्पर्म लाइसिन होता है, उसमें 3 एंजाइम होते हैं, यह इसका सिक्रीशन शुरू करेगा। पहला कौन सा था बताओ? Hyaluronic. Yes. हाइलुरोनिडेज, यही था पहला। Yes, sir. चलिए बोलो। सेकंड कौन सा था बेटा? कोरोना पेनिट्रेटिंग CP. एंजाइम। और तीसरा कौन था बेटा? जोना लाइसिन, Zonal lysine. जिसको अपन क्या बोलते हैं? एक्रोसिन भी बोल सकते हैं। करेक्ट है ना? Yes, बोलो। sir. अब हुआ क्या? ये हाइलुरोनिडेज क्या करेगा? जो आपके कोरोना रेडिएटा के सेल्स है, वो हाइलुरोनिक एसिड के हेल्प से क्या होता है? फिक्स होता है, सीमेंटेड होता है ना? तो यह क्या करेगा? डिजोल्व कर लेगा उसी किसको? हाइलुरोनिक एसिड को। किसको डिजोल्व कर लेगा बेटा? ये हाइलुरोनिक एसिड। जिससे क्या हो गया? कोरोना रेडिएटा के सेल्स क्या हो गए? अब लूज हो गए, मतलब अब इसको तोड़ना क्या हो गया? आसान हो गया। हो गया कि नहीं? जल्दी बताओ। बोलो। Yes, sir. तो चलो, अब जब आसान हो गया तोड़ना, तो अगला एंजाइम में कौन है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, या डिजोल्व कर देगा कौन लेयर को? किस लेयर को? कोरोना Corona radiata. रेडिएटा को डिजोल्व कर देगा ये। मतलब एक लेयर हट गया अब एक के ऊपर से। अब बचा 2 लेयर, जोना पेलुसिडा और कौन? वाइटिलिन। Vitelline. ठीक है, तो जोना लाइसिन या जोना पेलुसिडा को तोड़ता है, लेकिन तोड़ने से पहले 2 काम हमने देखा था। पहला, सर तोड़ने से पहले पहला काम क्या होगा? जो स्पर्म है इस पे आके बाइंड करेगा। किस लेयर पे? जोना पेलुसिडा पे। Zonal. कैसे बाइंड करेगा? जोना पेलोसिडा पे एक रिसेप्टर है जिसका नाम क्या है? ZP3. ZP3 रिसेप्टर। इस पे आके बाइंड किया।
sperm binds to ZP3 receptor of जोना पेलुसिडा, पहले बाइंड किया, जैसे ही ये बाइंडिंग हुआ तुरंत क्या रैपिड हो गया, रैपिड इनफ्लक्स ऑफ Sodium ion. सोडियम आयन, बहुत तेजी से मेम्ब्रेन के अंदर आने लग गया, एक के मेम्ब्रेन के अंदर, उससे क्या हो गया, एक का मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन, Depolarization. इसके कारण क्या हो गया, डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन, डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन। और जैसे ही डीपोलराइजेशन हुआ, यह क्या किया, पहला ब्लॉक प्रोड्यूस किया, जिसको बोलते हैं क्या, फास्ट ब्लॉक टू क्या, पॉलीस्पर्मी। आई बात समझ बेटा, जल्दी बताओ, Yes, sir. इतना क्लियर है सबको, बोलो। Yes, sir. जैसे ही डिपोलराइजेशन हुआ, फ्लास्ट ब्लॉक, मतलब कि अब ये मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी ही चेंज हो गया, मतलब कि अब एडिशनल स्पर्म को अंदर एंट्री ये नहीं देगा, सबको रोकेगा उधर। फास्ट ब्लॉक क्यों बोला, क्योंकि बहुत तेजी से सोडियम यह काम करता है, बहुत तेजी से इन्फ्लक्स होता है और बहुत तेजी से काम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फास्ट ब्लॉक। और पॉलीस्पर्मी समझ गया आप, एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म इनटू एग इज कॉल्ड पॉलीस्पर्मी, जो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, मोनोस्पर्मी, एंट्री ऑफ सिंगल स्पर्म इनटू द एग। क्लियर है बेटा, बोलो बोलो, चलो। Yes, sir. तो रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन हो गया। तो अब इसके बाद यह जोना पेलोसिडा क्या करेगा, जब यह काम हो जाएगा तब यह क्या करेगा, डिजॉल्व्स विच लेयर, Zona pellucida. पेलोसिडा लेयर। तब जोना पेलोसिडा लेयर भी थोड़ा सा टूटा और उससे स्पर्म अब और एंट्री अंदर किया। तो और एंट्री अंदर किया मतलब बाहर वाला जोना पेलोसिडा से जो टूट गया थोड़ा सा, अब यहाँ से स्पर्म होते हुए यहाँ पहुंच गया, किस स्पेस में पहुंच गया, Perivitellin. वाइटिलिन स्पेस, और आके किसको टच किया, किसको टच किया बेटा, Vitelline membrane. मेम्ब्रेन को। जहां पे वाइटिलिन मेम्ब्रेन को टच करता है ना, वहां पे वाइटिलिन मेम्ब्रेन थोड़ा ऊपर उठ जाता है ऐसे, क्यों, यहाँ पे साइटोप्लाज्म इसको धक्का मारता है, ये थोड़ा ऐसे ऊपर उठ जाता है ऐसे, तब इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, Receptive cone. कोन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कोन, है ना, या रिसेप्शन कोन। तो अगला स्टेप क्या था हमारा, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन और रिसेप्शन कोन, यही था, जल्दी बताओ। Yes, sir. यह कौन सा एरिया है, ये ऊपर क्यों उठा, ताकि स्पर्म को अच्छे से रिसीव कर सके, और यहीं से टूटेगा और टूट के स्पर्म अंदर आ गया, कहां अंदर आ गया, साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। लेकिन ध्यान दो, जैसे ही ये यहाँ पे टच किया था ना, जैसे ही ये यहाँ पे टच किया, यहाँ पे एक और काम शुरू हो गया, क्या आपका, फर्टिलाइजेशन कोन तो बना, फर्टिलाइजेशन कोन बना, मतलब वहीं पे स्पर्म पूरा टच किया, जैसे ही टच हुआ इसमें, आपका अगला काम क्या शुरू हो गया, Meiosis 2. मियोसिस Resume. 2 का रिज्यूम। तो स्टेप बाय लिखते ही चलते हैं, तीसरा स्टेप देख लिया था, फोर्थ वन क्या हुआ, बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू वाइटिलिन मेम्ब्रेन। फिफ्थ क्या हुआ, जहां पे बाइंड किया था, एट द पॉइंट ऑफ बाइंडिंग किसका फॉर्मेशन हो गया, Receptive cone. फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन, फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन या फर्टिलाइजेशन कोन। अब जैसे ही यहाँ पे टच किया, क्या हो गया अगला स्टेप, क्या Resume. था हमारा, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, रिज्यूम ऑफ मियोसिस 2. 2। मियोसिस 2 रिज्यूम जैसे ही हुआ, क्या क्या होगा, यहाँ पे टर्न ऑफ हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा, कौन सा फैक्टर, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। हाँ. प्रोमोट कौन हो जाएगा, Anaphase promoting factor. एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स या फैक्टर, है ना। इसके कारण जो सेकेंडरी oocyte था वह अपना मियोसिस 2 कंप्लीट किया और किस में कन्वर्ट हो गया, ओटिड या ओवम। क्लियर है, जल्दी बताओ। अब Yes, sir. अब क्योंकि एक स्पर्म एंटर अंदर कर चुका है, कहां पे, साइटोप्लाज्म ऑफ oocyte या ओवम बोल सकते हैं, तो और स्पर्म को अंदर नहीं आने देना है। इसी के लिए अगला स्टेप होता है 6 नंबर, दैट इज कौन सा, कॉर्टिकल रिएक्शन। कौन सा होता है बेटा, कॉर्टिकल रिएक्शन एंड जोना रिएक्शन। ठीक है, ताकि अब एक तो अंदर आ चुका है और किसी को एंट्री नहीं चाहिए, तो अब आएगा स्लो ब्लॉक टू
स्लो ब्लॉक टू पॉलीएस्पर्मी या स्लो ब्लॉक चेक टू पॉलीएस्पर्मी। इसमें क्या होगा सर, बहुत आसान है। ये सर वाइटिलिन मेम्ब्रेन है ना, इसके जस्ट नीचे जो वाला साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोप्लाज्म। और जो Exoplasm. सेंटर में होता है उसको क्या बोलते हैं, ओप्लाज्म। Oplasm. सर इस एक्सोप्लाज्म में क्या होता है ना, कुछ ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रैनुअल्स, Granules. जिसमें एंजाइम प्रोटीन ये सब होता है इस ग्रैनुअल्स के अंदर। इसको बोलते हैं अपन, क्योंकि कॉर्टेक्स रीजन में है, कॉर्टेक्स रीजन में है ना, ऊपर वाला को कॉर्टेक्स बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, मेडुला, Medulla. है ना। इसलिए इसको बोल देते हैं क्या, कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स। सर अब ये क्या करेगा, यह कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स आगे मूव करना शुरू करता है और इससे जाके फ्यूज हो जाता है, किससे, वाइटिलिन मेम्ब्रेन से। तो जब वाइटिलिन मेम्ब्रेन से फ्यूज किया तो ये हार्ड हो गया कि नहीं, थिक हो गया कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो अब इसको बोलने लगते हैं कौन सा मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, याद है ना। प्लस दूसरा काम क्या होगा, इसके बाहर में जोना पेलुसिडा भी है ना, जो आपका टूट गया था लेकिन है तो बाहर में, इसके भी ऊपर जाके क्या होगा आपका, जैसे ही आपका ये होता है ना जोना पेलुसिडा, फिर से रीजनरेट करने लगता है। अब और क्या करेगा, एक तो इससे फ्यूज हो गया, यहाँ पे आ गया सारा कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स, और फ्यूज होने के बाद एक्सोसाइटोसिस करके इसमें भी मटेरियल से भेजना शुरू करता है पेरीवाइटिलिन स्पेस में, जो कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाता है, कहाँ, जोना Zona पेलुसिडा पे। pellucida. और जोना पेलुसिडा का भी क्या कर देता है, हार्डनिंग। क्या कर देता है, हार्डनिंग ऑफ जोना पेलुसिडा। तो ये फ्यूजन हुआ था ना कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स का वाइटिलिन मेम्ब्रेन से, इसको बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। और जब ये फ्यूज कर गया तब अपने कंटेंट को जब जोना पेलुसिडा के ऊपर डिपॉजिट कर दिया, उसको बोलते हैं कौन सा रिएक्शन, जोना रिएक्शन। और दोनों रिएक्शन के कारण हुआ क्या है, कॉर्टिकल रिएक्शन के कारण जो आपका वाइटिलिन मेम्ब्रेन है वह हार्ड हो गया और कहलाने लगा फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, और जो जोना पेलुसिडा है वो जोना रिएक्शन के कारण हार्ड हो गया। मतलब ये दोनों मिलके क्या कर रहा है, एडिशनल स्पर्म को अंदर आने से रोकेगा। मतलब ये दोनों मिलके क्या देता है, स्लो ब्लॉक Polysperm. टू पॉलीएस्पर्मी। कैसे हुआ सर, वहां पे जैसे ही आपका कॉर्टिकल रिएक्शन होता है ना, ये तुरंत बाहर से साइटोप्लाज्म में किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, कैल्शियम आयंस का। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है ना कैल्शियम आयन, वो सब निकल निकल के साइटोप्लाज्म में आने लगता है। मतलब कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और यह देता है स्लो ब्लॉक टू पॉलीएस्पर्मी। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। Yes, sir. बोलो Yes, sir. बोलो, क्या करता भी, कशिश समझ में आया? कशिश, Yes, sir. बाकी लोगों को समझ में आया बेटा? Yes, sir. अब जब इतना काम हो गया तो आप जानते हो कि स्पर्म अंदर आ चुका है साइटोप्लाज्म में, किसके साइटोप्लाज्म में, एग के, है ना। ऐसा कुछ कंडीशन हो चुका है, यहाँ पे मान लो न्यूक्लियस है, स्पर्म यहाँ तक आ चुका है। स्पर्म साइटोप्लाज्म में जब एंट्री करता है तो कंप्लीटली एंटर करता है, बस एनवेलप बाहर रहता है, बाकी हेड मिडल पीस टेल सब एंट्री करता है। जब साइटोप्लाज्म में आता है ना तो हेड इन दोनों से अलग हो जाएगा, मिडल पीस और टेल से, है ना। तब इसके न्यूक्लियस को हम प्रो न्यूक्लियस बोलने लगते हैं। इसी तरह जो आपका सेकेंड पोलर बॉडी बना था, सेकेंड मियोसिस के कंप्लीट वो भी डिजेनरेट हो जाता है, तब इसके न्यूक्लियस को बोलने लगते हैं फीमेल प्रो न्यूक्लियाई। अब स्पर्म क्या करेगा, अपने माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल के साथ आगे बढ़ेगा। जिस पाथ से आगे बढ़ा था ना, पेनिट्रेट करने के बाद जहां तक आया था, इसको बोल देंगे कौन सा पाथ, पेनिट्रेशन पाथ। और अंदर आने के बाद एक बार 180 डिग्री रोटेट करता है, फिर अपना मूवमेंट आगे करता है, इसको बोल देते हैं कॉपुलेशन पाथ। पहुंचा एग के पास, इसके न्यूक्लियस को क्या किया, फ्यूज किया और बना दिया जाइगोट। दोनों का साइटोप्लाज्म में मिक्स हो गया, उसको बोल दिया प्लाज्मोगैमी। दोनों का आपका क्रोमोसोम में मिक्स हो गया, उसको बोल दिया एम्फीमिक्सिस। Amphimixis. क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो कहानी यहाँ पे खत्म हो गई, पूरा प्रोसेस फिर से ही बता दिया मैंने आपको। तो ठीक है बेटा, इतना क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो चलो, ये बात हमने कल भी देखा था, इसी को मैंने रिवीजन करवा दिया आपको।
सिग्निफिकेंस आपने देख लिया था क्या क्या होता है। अब आज जो हमारा टॉपिक है ना, यह बता दिया था आपको। अगला जो टॉपिक आज है हमारा वह क्या है, सेक्स ऑफ द बेबी, ये बता दिया था मैंने, एक बार पढ़ देता हूं बस। सेक्स ऑफ द बेबी इज डिसाइडेड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। क्रोमोजोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज, आप जानते हो ह्यूमन फीमेल का क्या है, एक्स एक्स, और मेल का क्या है, एक्स वाई। ठीक है, देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल हैव द सेक्स। अब जब गैमेट बनेगा तो मियोसिस होता है, तो जितने भी एग बनेंगे सब में कौन सा क्रोमोजोम होगा बेटा, एक्स क्रोमोजोम। जितने भी स्पर्म बनेगा 50% में एक्स होगा और 50% में क्या होगा, वाई होगा। होगा ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Hence, 50% of a sperm carry the X chromosome, while the other 50% carry the Y. After fusion of the male and female gametes, the zygote would carry either XX. अब मान लो मेल का X और फीमेल का X दोनों आया तो फीमेल चाइल्ड, और मेल का Y और फीमेल का X आया तो क्या हो गया, मेल चाइल्ड हो गया। तो यहाँ डिसाइड कौन कर रहा है सेक्स ऑफ द चाइल्ड, फादर या मदर, Father. फादर। वही लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother। लेकिन यह क्यों ऐसा लिखना पड़ा एनसीईआरटी को, क्योंकि अभी भी हमारे सोसाइटी में जहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम है, जो लोग आप बोल सकते हो गंवार है, जिनको नॉलेज नहीं है, बच्चा नहीं होता है, तो उसके लिए वो किसको बोलते हैं, किसको गिल्टी मानते हैं, फीमेल को, कि तुम में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम दोनों में से किसी को भी हो सकता है। मेल भी इनफर्टाइल हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है ना। और बहुत जगह अभी भी है, बहुत जगह है ऐसा कि फीमेल चाइल्ड होने पे जो विमेन है उसको कोसा जाता है। तो फीमेल होगा या मेल होगा, या किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, फादर के ऊपर, ना कि मदर के ऊपर। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। बोलो। Yes, sir. चलो आगे देखते हैं। तो यह याद रखने का क्वेश्चन पूछता है कि सेक्स ऑफ द बेबी कब डिसाइड होता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब क्या है देखो, क्लीवेज, अंडरस्टैंडिंग क्लीवेज डिवीजन, है ना, ये आपको समझना है। इसमें से कितना याद रखना है मैं बताऊंगा, क्योंकि ह्यूमन का पढ़ोगे ना, अगर मैं ये नहीं बताता, सीधा वहां पे बोल देता कि ह्यूमन के एग में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, मैरिडोनियल होता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, इसलिए क्लीवेज को जानना जरूरी है, क्योंकि आप 11th में ही मैं बोलता था कि 12th में आओगे तो पढ़ाऊंगा कि क्लीवेज होता क्या है, कैसे माइटोसिस से हल्का डिफरेंट होता है, सारी बातें आज देखेंगे अपन। चलो देखो, क्लीवेज को अपन सेल्यूलेशन और सेगमेंटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि आप देखो जाइगोट आपका सिंगल सेल्ड है, इसको डिफरेंट सेगमेंट में तोड़ेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, है ना। तो इसको हम सेगमेंटेशन या सेल्यूलेशन भी कहीं कहीं पे लिखते हैं क्लीवेज को। क्लीवेज इज नथिंग बट ए स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस, यह एक स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस ही है, पहली बात। द टर्म क्लीवेज वाज गिवन बाय वॉन बेयर, है ना। जाइगोट आप जानते हो यूनिसेलुलर होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, अंडरगोज रिपीटेड सेल डिविजन्स which occur rapidly producing a multicellular structure without changing its size। यहाँ पे यही आपका बहुत ज्यादा ये है कि क्लीवेज में 50 सेल बना दो, 70 सेल बना दो, 20 सेल बना दो, 150 सेल बना दो, साइज उतना ही रहता है। मान लो जाइगोट का साइज, जाइगोट सिंगल सेल था ना, तो बेटा इतना है। ठीक है, लेकिन जब इससे 50 सेल का बन गया स्ट्रक्चर, उसका भी साइज इस जाइगोट के साइज के बराबर ही होगा। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे सेल का नंबर बढ़ रहा है बेटा, लेकिन देखेंगे साइटोप्लाज्म यहाँ पे कम होता है, क्योंकि माइटोसिस में ना ग्रोथ फेज होता ही नहीं है। जो हमने पढ़ा था ना, नॉर्मल सेल साइकिल याद करो, नॉर्मल सेल साइकिल में इंटरफेज होता है कि नहीं, जल्दी बताओ, होता है ना। Yes, अरे sir. बोलो, नॉर्मल सेल साइकिल में इंटरफेज होता है ना। इंटरफेज को क्या बोलते हो, ग्रोथ फेज, जहाँ पे सब कुछ G1 S G2 वो वाला फेज होता है, उसको इंटरफेज बोलते हैं, जहाँ पे ग्रोथ होता है सब कुछ। यहाँ पे G1 एब्सेंट होता है, G2 एब्सेंट होता है, बस S फेज होता है, बस डीएनए बनता है, बाकी कोई ग्रोथ ही नहीं होता है। जब ग्रोथ नहीं होगा तो नंबर बढ़ता जाता है, लेकिन साइटोप्लाज्म कम होता जाता है, जिसके कारण सेल का साइज, इसमें 1 सेल है जाइगोट तो भी उतना ही है, 50 सेल हो जाएगा तो भी इतना ही रहेगा। बस इतना समझो, यहाँ पे साइज नहीं बढ़ता है क्लीवेज डिवीजन में। आते इस पे सारा बात लिखा हुआ है सब, देखो आप बस इतना समझो, यूनिसेलुलर जाइगोट इससे क्या बन जाता है, मल्टी सेलुलर आपका बन जाता है। All these rapid mitotic cell divisions are collectively called cleavage or segmentation. Due to the process of cleavage, a single cell zygote through successive mitoc, एक बार नहीं होता है, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार ऐसे क्लीवेज होता है, तब जाके आपका बना लेता है एक वो एम्ब्रियो। यूनिसेल था, एम्ब्रियो क्या है, मल्टी सेल्ड है।
सेल्स प्रोड्यूस, यह याद रखोगे। जैसे मान लो ये जाइगोट है आपका सिंगल सेल, इससे 2 सेल बन गया। जो नए नए सेल बने ना, क्लीवेज के बाद जो सेल्स बनता है इसको हम क्या नाम देते हैं? ब्लास्टोमियर, है ना। जो भी सेल बनेगा, मान लो 1 से अब 2 बन गया, ये दोनों सेल को क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर। अब ये 4 बन गया, ये चारों को क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर। 10 बन गया, सारे सेल्स को क्या बोलेंगे? मतलब क्लीवेज के द्वारा जो भी सेल्स बनता है उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको? जल्दी बताओ। ब्लास्टोमियर्स। क्लियर है? बोलो Yes, sir. बोलो भाई। अब देखो क्लीवेज और नॉर्मल माइटोसिस में क्या डिफरेंस है? न्यूली फॉर्म्ड सेल्स आर नोन एज ब्लास्टोमियर्स, जबकि यहाँ पे क्या बोलते हैं न्यूली फॉर्म्ड सेल्स को बेटा? अपन डॉटर सेल बोलते हैं ना, एक सेल से 2 डॉटर सेल बना, यहाँ पे बोलेंगे ब्लास्टोमियर। इंटरफेज इज शॉर्ट, ओनली एस फेज इज प्रेजेंट, इसी के लिए सेल का साइज नहीं बढ़ता है। यहाँ पे ग्रोथ फेज एब्सेंट है, केवल एस फेज प्रेजेंट है उसका, उसमें इंटरफेज लॉन्ग G1 S G2 फेज सब प्रेजेंट है। अगला कैरियोप्लाज्मिक, या इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीजेज, वहां पे रिमेन्स कांस्टेंट। अभी क्या होता है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बता चुका हूं, और आगे अभी बताऊंगा कैसे बढ़ रहा है। इसमें कैसे बढ़ रहा है इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं तीसरे पॉइंट को। अब कैरेक्टर देखते हैं क्लीवेज में। क्लीवेज में क्या क्या इसका कैरेक्टर है? पहला, सिंगल सेल जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, सबको पता है। और जो स्ट्रक्चर बनता है शुरू में उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, बताऊंगा अभी, पढ़ोगे आप जब हम देखेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ऑल क्लीवेज डिविजन्स आर माइटोटिक, बताया ना, क्लीवेज इज नथिंग बट अ स्पेशल फॉर्म ऑफ माइटोसिस, एंड रिजल्टेंट डॉटर सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स, बता दिया। ड्यूरिंग क्लीवेज देयर इज नो ग्रोथ इन द रिजल्टिंग ब्लास्टोमियर्स। देखो जो न्यू सेल बन रहा है ना क्लीवेज के बाद, जिसको ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि G1 फेज एब्सेंट, G2 फेज एब्सेंट, बस डीएनए का अमाउंट बढ़ते जाता है, डीएनए का अमाउंट बढ़ते जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं बढ़ेगा इसमें। ठीक है, तो वही बोल रहा है, ड्यूरिंग क्लीवेज there is no growth in the resulting blastomeres and the total size and volume of the embryo remains the same because in cleavage divisions interphase is without growth phase। इसीलिए जो शुरुआत में जो सेल होगा और जो डिवाइड करके बनेगा बाद में, दोनों का साइज और वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल होगा। यही सबसे बड़ी खासियत है क्लीवेज की। ये बात समझ में आई? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. बाकी लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? एंड्रिया समझ में आ रहा है? Yes, sir. अली? Yes, sir. जल्दी समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. खुशी बॉन्डे? चलो देखो यहाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? सेम रहेगा बेटा ये, ठीक है। ड्यूरिंग क्लीवेज अगला कैरेक्टर क्या है? द साइज ऑफ ब्लास्टोमियर्स कीप ऑन डिक्रीजिंग। अब आप सोचोगे ना ऐसा भाई कि सर जाइगोट इतना बड़ा था, इसमें सिंगल सेल था सर, अब इसमें सर 5 सेल हो गया, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, 5 सेल हो गया तो सर इसका साइज तो बढ़ना चाहिए ना सेल का। अब 50 हो गया सर, तो साइज तो बढ़ना चाहिए ना सेल का, लेकिन नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि जो भी नया सेल्स बन रहा है उसमें क्या नहीं हो रहा है बेटा? जल्दी बताओ, क्या नहीं हो रहा है? ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ग्रोथ नहीं हो रहा मतलब कि तो जो भी न्यूट्रिशन था यहीं से लेके आया था अपने अंदर, लेकिन धीरे धीरे न्यूट्रिशन खत्म होगा कि नहीं होगा? जो भी इसके अंदर डिपॉजिट था पहले से, जल्दी बताओ, Yes, sir. खत्म होगा कि नहीं? तो खत्म होगा तो इन ब्लास्टोमेरिस का साइज कम होता जाएगा कि नहीं? Yes. होगा कि नहीं? सिंपल सी बात है। हाँ सर देखो, अभी मान लो जाइगोट है, सिंगल सेल्ड है, इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है इससे अब 5 सेल बन गया ऐसे, 1 2 3 4। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, इसको ब्लास्टोमेयर बोला, इसमें कोई ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, मतलब ये अपना मटेरियल को डबल कर ही नहीं सकता है, सिंथेसाइज कर ही नहीं सकता है, तो जो भी इसके अंदर था यही सब लेके आया अपने अंदर, है कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, अब sir. धीरे धीरे, क्योंकि ग्रोथ बढ़ तो रहा नहीं है लेकिन कंज्यूम तो करेगा ना, तो ब्लास्टोमेयर का साइज धीरे धीरे क्या होता रहता है? छोटा होता रहता है। इसीलिए नंबर ऑफ सेल बढ़ने के बाद भी, क्योंकि सेल का साइज मान लो इसमें इतना बड़ा था, इसमें सब छोटा छोटा हो गया, तो सेल का साइज बढ़ा, सेल का नंबर बढ़ा जरूर, साइज लेकिन इतना ही रह जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा यह डिवीजन, ब्लास्टोमेयर का साइज क्या होगा बेटा? क्या होगा? छोटा होते जाएगा। आई बात समझ? जल्दी बताओ बोलो, बोलो, ये बात समझ में आई? Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो देखो, ड्यूरिंग क्लीवेज देयर इज नो ग्रोथ इन द रिजल्टिंग ब्लास्टोमेर्स एट द टोटल साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द एम्ब्रियो remains the same because in cleavage division enter phase is without growth phase. During cleavage the size of blastomeres keeps on decreasing as there is no growth in blastomeres. अब ये ध्यान रखना है, जो पूरे क्लीवेज के प्रोसेस के दौरान, यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है,
पूरे क्लीवेज के प्रोसेस के दौरान जोना पेलोसिडा क्या रहता है, रिमेन इंटैक्ट, वह ओवम के साथ रहेगा ही रहेगा। जोना पेलोसिडा रिमेन्स इंटैक्ट थ्रू आउट द क्लीवेज डिवीजन, जब तक चलेगा तब तक ये रहेगा जोना पेलोसिडा। ड्यूरिंग क्लीवेज there is no increase in mass of cytoplasm of the developing embryo, however there is marked increase in the DNA content। अभी तो बताया बस एस फेज होता है, तो साइटोप्लाज्म में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए था उसका अमाउंट बढ़ते जा रहा है, जो डीएनए था उसका अमाउंट बढ़ते जा रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म में कुछ नहीं हो रहा है। आ रही बात समझ? तो इसका मतलब क्या है, जो न्यूक्लियस का कंटेंट है वो बढ़ते जा रहा है, और जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है क्या हो रहा है बेटा, जल्दी बताओ, घटते जा रहा है ना। इसीलिए तो बोला कि न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीजेज। बोलोगे सर इंक्रीज कैसे, देखो तो नाम क्या है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक मतलब न्यूक्लियस का कंटेंट डिवाइडेड बाय साइटोप्लाज्म। मतलब कि ले लेते हैं पहले शुरू में, जब क्लीवेज शुरू नहीं हुआ था तब मान लेते हैं न्यूक्लियस का कंटेंट था 10 और इसका भी था 10, तो कितना आ गया जल्दी बताओ, 1। वैल्यू कितना है, रेशियो 1। अब हमने बोला कि जैसे जैसे होते जा रहा है, न्यूक्लियस का कंटेंट बढ़ते जा रहा है, यह 10 है, लेकिन साइटोप्लाज्म घटते जा रहा है, 5 हो गया। देखो तो रेशियो बढ़ के कितना हो गया बेटा, 4। बढ़ गया कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes sir। है ना, तो यही लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग क्लीवेज न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो फेयरली इंक्रीजेज, बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ है ही नहीं, G1 हो ही नहीं रहा है, G2 हो ही नहीं रहा है, इसीलिए साइटोप्लाज्म में कुछ आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो तो यूज होते जा रहा है और कम ही होते जा रहा है। लेकिन डीएनए क्योंकि बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का कंटेंट बढ़ते जा रहा है, क्योंकि एक ही फेज होता है उसमें, एस फेज। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ, है ना। Yes sir। The rate and type of cleavage depends upon the amount and distribution of yolk। ये भी बहुत जरूरी है, अभी बताऊंगा कि जितना ज्यादा अमाउंट, ऐसा माना गया है कि क्लीवेज इज, रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ यॉक। मतलब जिस एग में जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ यॉक होगा उसमें क्लीवेज का रेट उतना कम होगा, जिसमें जितना कम अमाउंट ऑफ यॉक होगा उसमें क्लीवेज का रेट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज, बता ही दिया क्यों। इन क्लीवेज the nuclear mass and the number of cells increases but the cytoplasmic mass remains the same। साइटोप्लाज्म में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, जबकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का मास बढ़ रहा है क्योंकि इसमें डीएनए बन रहा है नया नया, है ना। द साइटोप्लाज्म ऑफ हाफ इन द डॉटर सेल्स आफ्टर सक्सेसिव, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना साइटोप्लाज्म का कंटेंट आधा होते जाएगा। मतलब मान लो इसमें था 50, अगला डिवीजन हो गया तो इसमें हो गया 25, अगला हो गया तो इसमें हो गया 12.5, ऐसे करके हर सक्सेसिव क्लीवेज के बाद साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आधा आधा होते जाता है, जबकि वॉल्यूम न्यूक्लियस का बढ़ते जा रहा है क्योंकि उसमें नया डीएनए बनते जा रहा है, इसीलिए यह रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है और न्यूक्लियस में कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है लेकिन साइटोप्लाज्म में बहुत कम रह जाता है। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीजेस। क्लियर है, जल्दी बताओ। ये देखो आपको दिख रहा है, यह एक सेल था, देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्लीवेज हुआ है, 2 में कन्वर्ट हो गया, फिर क्लीवेज हुआ, ये 4 में कन्वर्ट हो गया, फिर यहाँ पे 4 सेल है, सब में क्लीवेज हुआ, इससे 8 सेल बन गया। ठीक है, यह दिखा रहा है क्लीवेज आपका। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। आप सेल का साइज, अगर सेल का साइज देखो तो इसका भी इतना ही साइज है, इसका भी इतना ही साइज है, इसका भी इतना ही साइज है। ऐसा क्यों? देखो तो ये सेल का साइज देखो इतना बड़ा था, यहाँ पे देखो तो ये छोटा हो गया कि नहीं ब्लास्टोमियर जो बना, तो जल्दी बताओ। Yes sir। है ना, फिर यहाँ देखोगे तो और छोटा हो गया ब्लास्टोमियर, तो ब्लास्टोमियर का साइज छोटा होते जाता है। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस का मिलाओ, इसमें न्यूक्लियस ऐसा है, इसमें देखो ऐसा है, इसमें ऐसा है, न्यूक्लियस का कंटेंट बढ़ते जा रहा है। फिर यहाँ पे भी देखोगे इस पूरे सेल का साइज देखो इतना है, इसमें एक सेल इतना इतना, ये देखो सब छोटा छोटा, मतलब इसमें यही है क्योंकि साइटोप्लाज्म में कोई ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, तो क्या हो गया, ब्लास्टोमियर का साइज। सिंपल सा एक लाइन याद रखना इतनी बात का कि सर क्लीवेज में ग्रोथ फेज एब्सेंट होता है, बस एस फेज होता है, ग्रोथ फेज एब्सेंट होता है, इसलिए हर बार जो डिवीजन होगा ना ब्लास्टोमियर का साइज छोटा होते जाएगा, है ना। और उसके कारण क्या होता है, जो शुरू में जिस हम सेल से शुरुआत करते हैं उसी साइज का, ये भले एक सेल है इसमें हजारों सेल बन जाएगा तो भी सेल का साइज पहले वाला सेल के साइज के बराबर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ फेज एब्सेंट है। क्लियर है, बोलो बोलो। Yes sir। हाँ, चलो अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब टाइप्स ऑफ क्लीवेज। क्या देख रहे हैं अपन बेटा, टाइप्स ऑफ क्लीवेज। तो पहला बेसिस कौन है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर के फेट पे, मतलब ब्लास्टोमियर आगे जाके, ब्लास्टोमियर किसको बोला, जो न्यू सेल्स बनते हैं आफ्टर क्लीवेज इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर आगे जाके कैसा काम करेगा उसके बेसिस पे देख रहे हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। देखो पहला क्या है, पहला बोल रहा है
डिटरमिनेट क्लीवेज, या इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट क्लीवेज, है ना। एक हो गया डिटरमिनेट और एक हो गया इनडिटरमिनेट। डिटरमिनेट मतलब आप सब जानते हो पहले क्या होता है, क्या होता है बेटा? डिटरमिनेट मतलब जिसका पहले से डिसाइडेड हो, और इनडिटरमिनेट मतलब जिसका कोई डिसाइडेड नहीं हो। देखो, द फेट ऑफ ब्लास्टोमियर इज फिक्स्ड और डिटरमाइंड, दैट इज ब्लास्टोमियर फॉर्म्स अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ एम्ब्रियो। नेमाटोडा में ऐसा होता है, एनालिडा में, मोलस्का में। अब इसका मतलब समझो क्या है। द फेट ऑफ ब्लास्टोमियर इज फिक्स, मतलब ब्लास्टोमियर को पहले से अर्ली एम्ब्रियोनिक फेज में यह बता दिया गया सेल्स को कि आपको बाद में जाके यही बनाना है। बात समझ में आ रही क्या क्या बोल रहा हूं मैं? यह बाद में अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकता है। इसमें क्या बोल दिया गया इसको कि आपका फिक्स है भाई, आपको जाना है और एम्ब्रियो का यह हिस्सा बनाना है बाद में जाके। मतलब इसका जो भाग्य है ना, अर्ली एम्ब्रियोनिक फेज में ही डिसाइड हो जाता है, यह बाद में चेंज नहीं कर सकता है। जो डिसाइड हो गया इसको बाद में वही बनाना होगा। इसका मतलब क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, सबका फेट पहले से डिसाइडेड है। मतलब एक अगर खराब हुआ तो सबके सब खराब हो गया, क्योंकि सब एक साथ जुड़ा हुआ, सबका फेट एक ही जैसा है। इसको बोलते हैं डिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट हम लोग में यही मिलता है, कौन? इनडिटरमिनेट। द फेट ऑफ ब्लास्टोमियर इज नॉट डेफिनिट, हम लोग में डेफिनिट नहीं है। दीज आर टॉटिपोटेंट इन अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। अर्ली स्टेज में टॉटिपोटेंट है, मतलब बाद में जाके कुछ भी कर सकता है। मतलब कि मान लो अगर 4 सेल बना आपका ब्लास्टोमियर, है ना, इसका फेट अभी चारों का डिसाइड नहीं किया हमने, शुरू में डिसाइड नहीं हुआ। मतलब क्या हो गया? इसमें से 3 खराब भी होगा ना तो भी एक पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना सकता है, क्योंकि किसी का फेट एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, डिसाइडेड नहीं है। तो इसमें से 3 अगर बेकार भी हो गया ना, एक भी बचा तो एम्ब्रियो बना देगा। इसमें क्या है? सबका फेट पहले से डिसाइड है, एक भी खराब हुआ ना तो पूरा का पूरा। आप बात समझो ना, एक काम ऐसा है जिसमें पहले से सारा सीक्वेंस फिक्स है कि इसमें ऐसा ही करना है आपको, तो उसमें एक भी सीक्वेंस गड़बड़ होगा तो काम पूरा हो पाएगा क्या? जल्दी बताओ, बोलो। No, sir. नहीं होगा। लेकिन एक में ऐसा है कि कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है, तो बाद में एक गड़बड़ हुआ तो दूसरा उसको दूसरे तरीके से कर लेगा, तीसरा गड़बड़ हुआ तो चौथा अपने तरीके से कर लेगा। यही है आपका इनडिटर्मिनेट। इसमें फेट फिक्स नहीं है, बाद में कुछ एक दूसरे में, मान लो कि 50 बना, 50 में से 20-30 में कुछ प्रॉब्लम भी आया, बाकी मिलके एम्ब्रियो बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सबका डिसाइडेड, एक खराब हुआ सब खराब। तो इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। जिसका फेट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में फिक्स हो जाए कि आपको आगे जाके क्या करना है, क्या बनाना है, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेट। जिसका फिक्स ना हो, बाद में जाके डिसाइड करेगा क्या करना है, उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। ह्यूमन का कैसा नेचर है? ह्यूमन वाले एक का कौन सा होगा बेटा? इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, कितना यॉक प्रेजेंट है ना। अ साइंटिस्ट नेम्ड वाल्फर गेव अ लॉ, इन्होंने बताया, आपको अभी बताया जो लॉ है ना, कि अकॉर्डिंग टू हिम रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट इन द एग, है ना। मान लो यह एक एग है और यहाँ पे यॉक बहुत ज्यादा है इस रीजन में, तो इनका कहना क्या था, यहाँ पे जो क्लीवेज का रेट होगा, जहां पे यॉक प्रेजेंट है, ये स्लो होगा, और जिधर यॉक नहीं है उधर क्या होगा? फास्ट होगा। यहाँ पे मान लो 50 है रेट आपका क्लीवेज का, तो यहाँ पे मान लो 5 है। मतलब जहां यॉक प्रेजेंट होगा उस रीजन में क्या होगा? जल्दी बताओ। रेट ऑफ क्लीवेज स्लो होगा, और जहां यॉक प्रेजेंट नहीं होगा वहां रेट ऑफ क्लीवेज फास्ट होगा। मतलब रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ यॉक। आज बात समझ? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. तो अकॉर्डिंग टू हिम rate of cleavage is inversely proportional to amount of the yolk present in egg disturbs the rate of cleavage। अगर yolk जहां भी होगा ना वो डिस्टर्ब करता है क्लीवेज को। the rate of cleavage is slow in that part of egg, अभी बता दिया। एक के उस पार्ट में रेट ऑफ क्लीवेज स्लो होगा जहां पे क्या प्रेजेंट होगा? यॉक। और एक के उस पार्ट में जहां पे यॉक प्रेजेंट नहीं होगा वहां पे रेट ऑफ क्लीवेज क्या होगा? फास्ट। ठीक है, तो the rate of cleavage is slow in that part of egg in which amount of yolk is more, and the rate of cleavage is faster in the portion of egg in which yolk is in lesser amount। क्लियर है इतना? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. अगला, मोस्टली क्लीवेज इज मतलब यॉक के बेसिस पे। एक तो आपने देख लिया फेट के बेसिस पे, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट। अब देख रहे हैं किसके बेसिस पे? यॉक के बेसिस पे कितने टाइप के क्लीवेज हो सकते हैं? 2 टाइप को। एक को बोलते हैं कंप्लीट और होलोब्लास्टिक, और दूसरे को बोलते हैं मेरोब्लास्टिक और इनकम्प्लीट, है ना। एक को बोलते हैं कंप्लीट और होलोब्लास्टिक, और एक को बोलते हैं मेरोब्लास्टिक और इनकम्प्लीट। इसमें क्या है? व्हेन क्लीवेज फर्रो पासेस थ्रू द एग कंप्लीटली। मान लो एक एग है और जो क्लीवेज करने वाला फर्रो मतलब जो लाइन है वो पूरी तरह एक को ऐसे पार कर देता है, डिवाइडिंग दिस इनटू 2 पोर्शन। आई बात समझ?
जब क्लीवेज फर्रो पूरा एक को पार कर जाए, क्रॉस कर जाए, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे, उसको बोलते हैं होलोब्लास्टिक या कंप्लीट क्लीवेज। आई बात समझ? अब ये इक्वल या अनइक्वल हो सकता है। इक्वल या अनइक्वल मतलब लाइन एकदम बीचों बीच जा सकता है, इसको दो इक्वल पार्ट में बांट सकता है, या लाइन सेंटर से जाके थोड़ा बगल से गया तो इसको दो अनइक्वल ब्लास्टोमियर में डिवाइड कर सकता है। आई बात समझ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। होलोब्लास्टिक किसको बोलेंगे बेटा? होलो मतलब होलोब्लास्टिक। देखो ना, यह एक एग है मान लो, तो ये क्या किया, यहाँ पे जो क्लीवेज फर्रो, जो क्लीवेज करवाता है फर्रो, वो पूरी तरह से एक को क्रॉस करेगा, है ना? मतलब यॉक इसमें बहुत कम है, इसलिए तो आराम से पार कर गया। ठीक है, तो ये पूरी तरह से पार कर गया, इसको बोलते हैं होलोब्लास्टिक का कंप्लीट। अब इसमें दो हो सकता है, इक्वल और अनइक्वल होलोब्लास्टिक। इक्वल और अनइक्वल होलोब्लास्टिक मतलब अगर यह लाइन सेंटर से पार किया, जैसे इक्वल में देखो ऐसा है, बीचों बीच पार किया, तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसको बोलेंगे इक्वल। हो सकता है या थोड़ा बगल से पास करे, तब एक छोटा ब्लास्टोमियर बना, एक लार्ज ब्लास्टोमियर बना, ऐसे को बोलते हैं अनइक्वल होलोब्लास्टिक। क्लियर है? जल्दी बोलो, Yes, sir. बोलो। हाँ, अब देखो आगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, होल एग डिवाइड, बता दिया ना, पूरा एग डिवाइड करेगा। अब अगला इसमें बोल रहा है, अगला बोल रहा है इसमें देखो आप, ये दो टाइप का होगा, इक्वल होलोब्लास्टिक, अनइक्वल। इक्वल मतलब ब्लास्टोमियर आर ऑफ सेम साइज, बताया तो कि दो इक्वल साइज का ब्लास्टोमियर बनेगा तो इक्वल होलोब्लास्टिक बनेंगे, दो अनइक्वल साइज का बनेगा तो बोलेंगे अनइक्वल होलोब्लास्टिक। इसका एग्जांपल है होमोलैसिथल या आइसोलैसिथल एग, बता दिया था। आइसोलैसिथल एग किसको बोलते हैं? जैसे किस किस में है, मैमल्स, यूथेरियन और मेटाथेरियन। यह किस में है, मेजोलैसिथल एग में होता है और ह्यूमन। अब जिसको यह नहीं पता होगा आइसोलैसिथल मेजोलैसिथल, तो जाके एग वाला लेक्चर देखो, सब बता चुका हूँ। बताया ना बेटा, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो मीजोलैसिथल और ह्यूमन में, तो मेनली ये पढ़ाने का मतलब इतना यही है। ह्यूमन में देखो आ रहा है ना, पहला क्या है ह्यूमन में बेटा, पहला क्या आया ह्यूमन में, ह्यूमन का जो क्लीवेज है कैसा है, पहला फीचर क्या आया, इनडिटर्मिनेट आया था ना पहला, जल्दी बताओ। ह्यूमन के बारे में मेनली हमें याद रखना है। दूसरा कैसा है ह्यूमन का, जल्दी बताओ। Unequal. अनइक्वल होलोब्लास्टिक, मतलब होलोब्लास्टिक है, लेकिन होलोब्लास्टिक में भी कैसा है बेटा, Unequal. अनइक्वल होलोब्लास्टिक। ह्यूमन का ही हमें मेनली समझना है, इसलिए इतना बताना हो रहा है, ताकि आपको पता चल जाए इक्वल किसको बोलेंगे, अनइक्वल किसको बोलेंगे। ठीक है, चलो तीसरा होता है आपका, दूसरा जो होता है मैरोब्लास्टिक या इनकम्प्लीट। यहाँ पे क्लीवेज पूरे एग में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जहां यॉक प्रेजेंट होता है, मान लो इस रीजन में यॉक है, यहाँ पे यॉक है मान लो, तो जहां यॉक होगा वहां पे क्लीवेज नहीं होगा, यहीं तक होगा। जहां तक यॉक है उधर क्लीवेज नहीं जाएगा। जहां साइटोप्लाज्म, मतलब ये हुआ बस साइटोप्लाज्म का क्लीवेज होगा, यॉक का क्लीवेज नहीं होगा। ऐसे को बोलते हैं मैरोब्लास्टिक या इनकम्प्लीट। देखो ना, पूरा एग का क्लीवेज नहीं हुआ। क्लीवेज डज नॉट अकर इन द पार्ट ऑफ एग वेयर यॉक इज प्रेजेंट। जहां पे यॉक प्रेजेंट होगा उस पार्ट में क्लीवेज यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, क्लीवेज अकर्स ओनली इन द साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में। अब एक इसमें मिलेगा मेगालेसिथल, जिस एग में बहुत ज्यादा यॉक भरा होता है उसको मेगालेसिथल बोलते हैं, जैसे बर्ड्स वगैरह में, तो उसमें ये मैरोब्लास्टिक देखने को मिलता है। अब ये भी दो टाइप का होता है, डिस्क्वाइडल या एक को बोलते हैं सुपरफिशियल। अगर एकदम ऊपर ऊपर में जिधर साइटोप्लाज्म है, ऊपर ऊपर में बस हो गया, यहीं पे क्लीवेज हो रहा है बस ऊपर ऊपर में, तो इसको सुपरफिशियल बोलते हैं। और जब साइटोप्लाज्म में जितना दूर में प्रेजेंट हो उतना दूर होगा तो इसको बोलते हैं डिस्क्वाइडल। सब लिखा हुआ आगे देखो। पहला क्या है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसको कंप्लीट क्लीवेज बोलते हैं। जो बातें मैंने बताई वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जाइगोट्स विथ रिलेटिवली लिटिल यॉक, जिसमें बहुत कम यॉक होता है, जो आइसोलिस्टल और मीजोलिस्टल एग है, क्लीव होलोब्लास्टिकली। द क्लीवेज फरो एक्सटेंड्स ऑल द वे थ्रू द एग, मतलब पूरे एग को ऐसे क्रॉस करता है क्लीवेज फरो। ठीक है, इन दिस टाइप द क्लीवेज फरो बाइसेक्ट द एंटायर एग। दोनों एक को क्या किया, दो ब्लास्टोमियर में बांट दिया। ये अलग बात है कि ये दो इक्वल ब्लास्टोमियर बन सकता है या दो अनइक्वल। अगर इक्वल बोलेगा बनेगा तो क्या बोलेंगे, इक्वल होलोब्लास्टिक, और अनइक्वल बनेगा तो क्या बोलेगा बेटा, जल्दी बताओ, अनइक्वल Unequal. Holo. होलोब्लास्टिक। ठीक है, इन दिस टाइप द क्लीवेज फर्रो बाइसेक्ट द एंटायर एग। सच अ क्लीवेज में बी आइदर इक्वल और अनइक्वल, बता ही दिया, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इन सच क्लीवेज इक्वल साइज्ड ब्लास्टोमियर्स आर, क्योंकि बीचों बीच जाता है तो जो भी ब्लास्टोमियर बनेगा एकदम दोनों इक्वल साइज का बनेगा। दो बना तो दोनों का साइज इक्वल होगा। दैट इज क्लीवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द एग। In microlacetal and isolacetal eggs, cleavage leads to the formation of blastomeres of equal size. जो microlacetal है और isolacetal है, वैसे एग में क्या होता है बेटा, आपका ब्लास्टोमियर इक्वल साइज का बनता है। फॉर एग्जांपल
amphioxus and placental membrane. Unequal holoblastic, unequal size blastomeres are produced, मतलब क्लीवेज फरो पूरा सेंटर से पास नहीं हो रहा, तभी तो अनइक्वल बना, ये बीचों बीच पास नहीं होगा, यहाँ से पास होगा मान लो, तो एक लार्ज एक स्मॉल, ठीक है। इन मेजोलेसिथल लिकेज एक में देखने को मिलेगा मेजोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल। क्लीवेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमेर्स ऑफ अनइक्वल साइज। अमॉन्ग द ब्लास्टोमेर्स देयर आर मेनी स्मॉल साइज एंड अ फ्यू लार्ज साइज, है ना। जो स्मॉल साइज ब्लास्टोमेयर होता है ना, उसी को हम माइक्रोमियर्स बोल देते हैं, और जो लार्ज साइज ब्लास्टोमियर होता है उसको बोल देते हैं मैक्रोमियर्स। आई बात समझ, जल्दी बताओ। जो स्मॉल साइज ब्लास्टोमियर होगा उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोमियर्स, और जो लार्ज साइज होगा उसको क्या बोलेंगे, मैक्रोमियर्स। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. हाँ, तो आप समझ गए, इक्वल और अनइक्वल बहुत इजी है। अब दूसरा क्या था, मेरोब्लास्टिक और इनकम्प्लीट। इसमें क्या होगा, मेगालेसिथल एग, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, यॉक होता है, उसको मेगालेसिथल बोलते हैं। अंडरगो मेरोब्लास्टिक क्लीवेज वेयर द क्लीवेज प्लेन एक्सटेंड्स ओनली टू द एक्युमुलेटेड यॉक, मतलब जहां तक यॉक है, यहाँ पे मान लो यॉक जमा है, यहीं तक आएगा क्लीवेज, इसके आगे नहीं जाएगा। That is, cleavage does not occur in the part of egg where yolk is present. Cleavage occurs only in the cytoplasm part. That is, in this type, the cleavage furrow are restricted to the active cytoplasm found either in the animal pole, है ना, और superficial, मतलब आप बता ही दिया ना कि मैरोब्लास्टिक दो टाइप का हो सकता है, या तो पूरा जब वह पूरा जब किसको कर लेता है, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है, तो उसको डिस्क्वाइडल बोलते हैं, यह वाला कहानी, या ऊपर ऊपर ही डिवाइड करता है तो उसको सुपरफिशियल बोलते हैं। मतलब ये दो टाइप का होता है, यही बता रहा है। सेंट्रोलेसिथल एग में सुपरफिशियल होगा, है ना, ऊपर ऊपर ही डिवीजन हो जाएगा साइटोप्लाज्म का, और जो आपके कौन मैक्रोलेसिथल होंगे उसमें क्या होगा आपका, डिस्क्वाइडल। ये दो टाइप का होता है, two types discoidal. Since the macrolecythal eggs contain plenty of egg yolk, the cytoplasm is restricted to a narrow region in the animal pole. Hence, cleavage furrow can be formed only in the disc-like animal pole region. Such a cleavage is called discoidal merovlastic. देखो ये सब कुछ है नहीं, बहुत आसान है, मतलब जो ऊपर ऊपर बन गया बस, यहाँ है ये पूरा साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे यॉक है, मान लो यह यॉक वाला रीजन है, तो डिस्क्वाइडल किसको बोलेंगे, ये डिस्क शेप का हो गया ना आपका, ये डिस्क शेप का आपका साइटोप्लाज्म, बस इसी में जब पूरा हो आपका क्या क्लीवेज, तो इसको बोलते हैं डिस्क्वाइडल। डिस्क लाइक साइटोप्लाज्म में होता है इसलिए डिस्क्वाइडल। और दूसरा कंडीशन सुपरफिशियल, मतलब यॉक यहाँ तक है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, लेकिन इसमें भी साइटोप्लाज्म बस ऊपर ऊपर में, यहीं पे बस क्लीवेज हो रहा है ऊपर ऊपर वाले पार्ट में, सुपरफिशियल, तो इसको बोल देते हैं सुपरफिशियल मेरोब्लास्टिक। तो मेरोब्लास्टिक दो टाइप का, डिस्क्वाइडल जब पूरे साइटोप्लाज्म का हो, डिस्क लाइक साइटोप्लाज्म का, और सुपरफिशियल जब ऊपर वाले साइटोप्लाज्म का बस हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने चार देख लिया, इक्वल होलोब्लास्टिक, अनइक्वल होलोब्लास्टिक, उसमें तो पूरा पूरा पार करता है। दूसरा था मैरोब्लास्टिक, मैरोब्लास्टिक में जहां पे यॉक रहेगा उसके आगे डिवीजन नहीं होता है, तो इसमें भी दो, डिस्क्वाइडल जब जितना साइटोप्लाज्म है पूरा का हो जाए, और सुपरफिशियल जब बस ऊपर वाले जो पेरीफेरी पे साइटोप्लाज्म है बस उसका क्लीवेज हो। तो क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ बोलो। Yes, sir. तो सुपरफिशियल बता ही दिया, ये किसमें होगा, सेंट्रोलेसिथल एग में, जिसमें सेंटर में आपका यॉक होता है। तो देखो तो सेंटर में तो यॉक है ना, तो इसका साइटोप्लाज्म कहाँ होगा, बस किधर होगा, पेरिफेरी पे होगा कि नहीं, जल्दी बोलो, बोलो भाई। Yes, sir. सेंट्रोलेसिथल एग मतलब जिसका साइड बीच में सेंटर में आपका यॉक है, तो अभी तो पता है यॉक में यहाँ पे होता ही नहीं है, तो इसका पेरिफेरी पे ही है साइटोप्लाज्म है, इसलिए तो इसको सुपरफिशियल बोलते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म बस बाउंड्री पे है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सुपरफिशियल क्लीवेज। डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट बता ही दिया आपको। क्लीवेज में बी क्लासिफाइड इनटू डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट टाइप्स बेस्ड ऑन द पोटेंशियलिटी ऑफ द ब्लास्टोमियर्स, है ना, ब्लास्टोमियर के पोटेंशियल, मतलब बाद में जाके क्या करेगा। डिटर्मिनेट किसको बोलेंगे, द डेवलपमेंटल फेट ऑफ ईच एम्ब्रियोनिक सेल, मतलब ब्लास्टोमियर की बात कर रहा है, इज एस्टेब्लिश्ड वेरी अर्ली, पहले ही डिसाइड हो गया क्या बनाना है तुमको बाद में। इफ अ सेल इज आइसोलेटेड फ्रॉम द 4 सेल स्टेज, मान लो 4 ब्लास्टोमियर बन गया, डिटर्मिनेट टाइप जिसमें हो रहा है डिवीजन, 4 बन गया ब्लास्टोमियर, किसी एक सेल को भी निकालेंगे ना चारों खराब हो जाएगा, क्योंकि सबका फेट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, पहले ही से डिसाइडेड है, वही बोल रहा है। If a cell is isolated from the 4 cell stage, the embryo will not fully develop, क्योंकि सबका पहले से पता था, तुम एम्ब्रियो का यह पार्ट बनाओगे, 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 तो एक भी चीज को निकाल लोगे तो क्या एम्ब्रियो बन पाएगा क्या पूरी तरह से, जल्दी बताओ, कंप्लीट एम्ब्रियो बन पाएगा, बोलो बोलो बेटा। ये देखो ना यहाँ पे है, इसमें 4 मान लो ब्लास्टोमियर है, 1 2 3 4। डिटर्मिनेट मतलब पहले से फिक्स है कि तुमको एम्ब्रियो का एक पार्ट बनाना है,
तुमको दूसरा पार्ट बनाना है, तुमको तीसरा पार्ट बनाना है, तुमको चौथा, मतलब चारों तुम मिला के जब बनाएगा तब कंप्लीट एम्ब्रियो बनेगा। अब मान लो एक भी इसमें से हमने इसको निकाल लिया या खराब हो गया, तो क्या कंप्लीट एम्ब्रियो बन पाएगा? No, बोलो। sir. नहीं बन पाएगा, है ना। तो इसी को डिटर्मिनेट बोलते हैं कि एक भी बेकार हुआ तो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये सबका फेट पहले से डिसाइडेड है कि तुम ये करना, तुम ये करना, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। ऐसे वालों को बोलते हैं डिटर्मिनेट, वही लिखा हुआ है। The developmental fate of each embryonic cells is established very early. If a cell is isolated from the 4-cell stage, the embryo will not fully develop. This is because the fate of each blastomere is predetermined in early embryonic stage itself. Annelids, mollusks, and ascidians, which produce mosaic type of, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब सीधे एग्जांपल याद रखो, एनालिड, मोलस्क और एस्किडियंस में डिटर्मिनेट टाइम देखने को मिलता है। हम लोगों में कौन सा है? इनडिटर्मिनेट। Early embryonic cells retain capacity to develop into a complete embryo if isolated from, इसमें फेट डिसाइडेड नहीं है, तो फिर वही बात, इसमें अब अगर 4 है, एक खराब भी हुआ ना, अभी इसका क्योंकि फेट किसी का डिसाइड नहीं है, यह पूरा एम्ब्रियो बना देगा। यह खराब हुआ, यह पूरा एम्ब्रियो बना देगा। यह खराब हुआ, यह पूरा, मतलब किसी का फेट डिसाइड नहीं है, एक कोई सेल इसमें से अगर निकल जाए वही पूरा एम्ब्रियो बना देगा। ऐसे को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट टाइम। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. Early embryonic cells retain capacity to develop into a complete embryo if isolated from other cells. Cleavage produces blastomeres which are qualitatively equipotential, या उसको टोटिपोटेंट बोलते हैं, मतलब जितना इसमें ब्लास्टोमियर बनता है ना क्लीवेज के बाद, सब इक्वल पोटेंशियल का है, मतलब कोई भी पूरा का पूरा बना सकता है। क्या आपका? जल्दी बताओ, कोई भी पूरा का पूरा बना सकता है आपका एम्ब्रियो, ठीक है। When they are isolated, they develop into complete embryos. This is because the fates of blastomere are not predetermined in the early embryonic period. ठीक है। Vertebrates and certain कुछ invertebrate में, हम लोग में भी indeterminate देखने को मिलता है। याद रखने का, the ovum और egg cell has 2 poles। देखो, अगर मान लो हमने एक ओवम को बनाया, जिस साइड में यॉक पूरा जमा होता है ना, बहुत ज्यादा यॉक जिधर जमा होता है, उस पोल को अपन क्या बोल देते हैं? द यॉक इज मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड, उस पोल को बोल देते हैं वेजिटल पोल, और उसके अपोजिट वालों को बोल देते हैं एनिमल पोल। जिधर यॉक बहुत ज्यादा जमा होगा या वेजिटल पोल हो गया, और जिधर यॉक कम होता है उसको बोल देते हैं एनिमल पोल। चलो बेटा, क्लियर है? चलिए Yes, बताओ। sir. तो यह हो गया आपका क्लीवेज के बारे में पूरी बातें, ठीक है। तो क्लीवेज हमने पूरा कर लिया, खत्म। क्या क्या पढ़ा? इतना पढ़ने के बाद समरी जब करते तो सर कुछ पढ़ा नहीं हमने। क्लीवेज सर माइटोसिस से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें ग्रोथ फेज एब्सेंट होता है, और जो सेल नया सेल बनता है उसका साइज पेरेंट सेल के बराबर ही होता है, कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि ग्रोथ नहीं होता है। फिर हमने देखा इसमें कि ऑन द बेसिस ऑफ फेट यह डिटर्मिनेट हो सकता है। डिटर्मिनेट में सबका पहले ही से भाग्य फिक्स है ना, अर्ली एम्ब्रियोनिक फेज में ही, कि कौन क्या बनाएगा। उसमें से एक भी खराब होगा तो पूरा कंप्लीट एम्ब्रियो नहीं बन सकता है। दूसरा है इनडिटर्मिनेट, जो हम लोग में, इसमें सर किसी का कुछ मतलब पहले से फिक्स नहीं है, एक खराब भी होता है तो दूसरा ब्लास्टोमियर बना लेगा पूरा एम्ब्रियो, तीसरा बना लेगा, चौथा बना लेगा अगर आइसोलेट करेंगे तो यह हो गया डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। उसके अलावा तो क्या था आपका? यॉक के बेसिस पे होलोब्लास्टिक, सर जब पूरी तरह से क्लीवेज फर्रो पार कर जाए, एक को पूरा आर पार कर दे, तो इसको बोलते हैं होलोब्लास्टिक। सर इसमें सेंटर से पास करेगा तो 2 इक्वल बनेगा तो इक्वल होलोब्लास्टिक, अगर साइड से पास करेगा तो Unequal. अनइक्वल होलोब्लास्टिक। खत्म होलोब्लास्टिक, ठीक है। उसके बाद सर दूसरा था मैरोब्लास्टिक। मैरोब्लास्टिक में क्या था सर कि यह वहीं तक जाएगा क्लीवेज फरो जहां पर यॉक नहीं है, मतलब बस साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, यॉक वाला रीजन में कोई डिवीजन नहीं होगा, कोई क्लीवेज नहीं होगा, ठीक है। तो एक इसमें दिखेगा सर मेगालेसिथल में। अब ये भी 2 है, डिस्क्वाइडल और सुपरफिशियल। डिस्क्वाइडल मतलब डिस्क्वाइडल किसमें दिखेगा? मेगालेसिथल एग में। यहाँ पे यॉक बहुत ज्यादा है तो जहां तक साइटोप्लाज्म है वहां तक पूरा डिवीजन हो गया, इसको बोलते हैं डिस्क्वाइडल। और सेंट्रल एसिथल एग में, क्योंकि सेंटर में तो पूरा यॉक भरा हुआ है तो इसका साइटोप्लाज्म बस पेरिफेरी पे है, सुपरफिशियल है तो बस ऊपर ऊपर में डिवीजन होगा, क्लीवेज होगा, इसलिए इसको बोल देते हैं सुपरफिशियल। क्लियर है बेटा? उसके बाद एक पढ़ा कि सर जिधर यॉक ज्यादा होगा उसको वेजिटल पोल बोल देते हैं एक का, और जिधर यॉक कम होगा या यॉक नहीं होगा उसको एनिमल Animal पोल बोल pool. देते हैं। ह्यूमन के अंदर कौन कौन सा है? इनडिटर्मिनेट, Holoplastic. Unequal. होलोब्लास्टिक, और उसमें भी कौन सा? अनइक्वल। Unequal. क्लियर है बेटा? वो Yes, तो क्या, sir. यही तो था क्लीवेज, और क्लीवेज और माइटोसिस में डिफरेंस भी आपको बता दिया कि क्या होता है। तो इस तरह से हमारा क्लीवेज खत्म हो गया। 2 लेक्चर मैक्सिमम और जाएगा और आपका कहानी खत्म हो जाएगा। जब यह खत्म हो जाएगा
तब अपन क्या करेंगे, अगला लेक्चर तो शुरू करेंगे ही, अगले लेक्चर से टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ पे ज्यादा पढ़ाना है, कहाँ पे पूरा एनसीईआरटी चलना है। तो इस चैप्टर में आपको बाहर से पढ़ना था, लेकिन जैसे ही अगला चैप्टर आएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पूरा एनसीईआरटी पे जाएंगे। जेनेटिक्स फिर से थोड़ा बाहर से जाएंगे। उसके बाद जो सारे चैप्टर्स है ना, इकोलॉजी कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बायोटेक वो कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। मतलब यही 2-3 चैप्टर है 12th में, एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स का 2 चैप्टर जो बाहर से थोड़ा पढ़ना जरूरी होता है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा, लेकिन यह बातें नहीं पता होगा तो हम उस आंसर को रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। और कहीं भी किसी भी बहुत अच्छे कोचिंग को देखोगे ना, इस लेक्चर के लिए जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए जो लेक्चर असाइन किया होता है उन लोगों ने 14 से 15 लेक्चर मिनिमम, किसी भी कोचिंग का उठा लेना आप, है ना, जो भी अच्छी कोचिंग होगी। इस चैप्टर के लिए कितने लेक्चर असाइन होते हैं बेटा, 1.5 घंटे के 14 से 15 लेक्चर, ठीक है। तो आपका शायद 13वां 14वां लेक्चर होगा ये। कौन सा लेक्चर है, 14th लेक्चर है, ठीक है। खत्म हो जाएगा 2 लेक्चर में। क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो, तो अब जो हमारा काम है, बस क्या बचा, अब हमारा बचा एक और आएगा ह्यूमन में, मेरिडोनियल प्लेन ऑफ डिवीजन। मतलब प्लेन ऑफ डिवीजन भी अलग अलग होता है। ये क्या है मेरिडोनियल, व्हेन अ फर्रो बाइसेक्ट बोथ द पोल्स ऑफ द एग। बता दें 2 पोल है, एक एनिमल पोल एक वेजिटल पोल। जब फर्रो, फर्रो मतलब वह लाइन जो मतलब बांटता है एग को। व्हेन अ फर्रो बाइसेक्ट बोथ द पोल्स ऑफ द एग पासिंग थ्रू द मीडियन एक्सिस, जब सेंटर से पूरा पास होता है ऐसे, ऐसे प्लेन ऑफ डिवीजन को, ऐसे प्लेन ऑफ क्लीवेज को बोलते हैं मेरिडोनियल, है ना, जो ह्यूमन एग में देखने को मिलेगा। और एक होता है वर्टिकल, यहाँ पे कहीं से भी पास हो सकता है, सेंटर से नहीं पास होगा, कहीं से पास हो गया, है ना, कहीं से, इसको सेंटर। तो इसको भी लिखने का और भी होता है इसमें, लैटरल होता है, ट्रांजिशनल होता है, नहीं बताया, हॉरिजॉन्टल होता है, क्योंकि कंफ्यूज हो गए हमें यह बताना जरूरी था, क्योंकि ह्यूमन में यह वाला देखने को मिलता है। कौन सा, मेरिडोनियल। तो 3-4 चीजें ह्यूमन के लिए, इनडिटरमिनेट, मतलब उसके ब्लास्टोमियर का फेट डिटरमाइन नहीं होता है अर्ली स्टेज में। दूसरा, होलोब्लास्टिक, Holoblastic. पूरा एग डिवाइड होता है सर, लेकिन अनइक्वल होता है, ठीक है। और प्लेन ऑफ डिवीजन कैसा होता है, मेरिडोनियल, है ना, कि फर्रो जो है ना वो क्या करेगा, सेंटर ऑफ एग से पास करेगा, और जो मीडियन एक्शन से पास होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे इक्वल ट्राई करेगा बनाने का। होलोब्लास्टिक मतलब क्या था, क्लीवेज आपका सेंटर से पास नहीं हो रहा, ब्लास्टोमियर का साइज क्या होगा, छोटा बड़ा होगा, ठीक है। क्लियर है बेटा, तो ये सब बात हम अभी सीखेंगे। चलो, अब हमारा शुरू करना है क्या, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसमें क्या क्या आएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, ये सब इसमें आएगा। क्लीवेज तो बता ही दिया आपको कि क्या होगा। देखो, जैसे ही, अब थोड़ा सा ब्रीफ आप करते हैं, कल इसको डिटेल में देखेंगे। देखो, जैसे ही आपका जाइगोट बना, जाइगोट कितना सेल था जल्दी बताओ, यूनिसेल की मल्टी सेल, Unicell. यूनिसेल्ड होता है ना। इसमें तुरंत शुरू हो जाता है कौन सा डिवीजन, जल्दी बताओ, Cleavage. क्लीवेज। क्लीवेज होने के बाद कितने सेल बन गया है, जल्दी बताओ, 2 सेल्ड। पहले 2 सेल स्टेज बनता है, 2 सेल से फिर से क्लीवेज हुआ, कितना बन जाएगा बेटा ये, 4. 4 सेल। फिर से क्लीवेज होगा, कितना बन जाएगा ये, 8 सेल्ड। फिर से क्लीवेज होगा, कितना बन जाएगा ये, 16 सेल्स। 16. फिर से क्लीवेज होगा, कितना बनेगा ये, 32. 32 सेल्स। फिर से होगा, कितना बनेगा ये, 64 सेल्स। ऐसे चलते रहता है। तो देखो, 1 सेल 2 सेल, और ये कब हो रहा है सारा काम, आपका जाइगोट धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब में मूव भी कर रहा है। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ था, एम्प्यूला में। Fallopian. एम्प्यूला से जैसे जैसे आगे मूव कर रहा है ना यूट्रस की तरफ, ये काम चलते जा रहा है, आपका डिवीजन होते जा रहा है। पहले 2 सेल बनेगा, फिर 4 सेल, बीच में 3 सेल भी बनता है, क्योंकि इसमें ट्रांजिएंट होता है ना, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ डिवाइड करेगा, एक डिवाइड करता है तो बीच में पहले 3 सेल का कंडीशन आता है, फिर 4 सेल आता है, ऐसे होता है। बताऊंगा डिटेल में, पहले समझो, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल। यह 8 सेल जब बन जाता है ना, इसमें 8 सेल जब बन जाता है बेटा, तब इसको 8 से 16 सेल वाले कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, मोरूला। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, मोरूला। किस सेल को बोलोगे, जब इसके अंदर क्या आ जाए, कितने सेल बन जाए, कितने ब्लास्टोमियर बन जाए, कितने, 8 to 16। 8 से 16 वाले कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, मोरूला। आई बात समझ, जल्दी बोलो, Yes, बोलो। sir. उसके बाद जैसे ही ये 32 से 64 सेल वाला कंडीशन आता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, ब्लास्टुला। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्लास्टुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। तो 8 से 16 सेल मोरूला। उसके बाद जब 32 से 64 सेल बनता है तो क्या बोलते हैं बेटा इसको, ब्लास्टुला, Blastula. है ना। और सब में ब्लास्टुला बोलते हैं, लेकिन ह्यूमन में इसी ब्लास्टुला को क्या बोल देते हैं,
ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि यहाँ पे एक कैविटी बन जाता है, ऐसे बन जाता है सेल, बहुत सारे सेल बना ना, तो ऐसे सेल रहेगा, नीचे भी सेल रहेगा ब्लास्टोमियर, लेकिन बीच में एक कैविटी बन जाता है, इस कैविटी को बोलते हैं क्या अपन? ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? ब्लास्टोसील। ठीक है, तो इसीलिए और ऑर्गेनिज्म में इसको ब्लास्टुला बोलते हैं, लेकिन ह्यूमन में इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। आई बात समझ? जल्दी बताओ, बोलो। अब यह ब्लास्टोसिस्ट, आवाज आ रही बेटा? Yes, sir. हाँ, अब यह ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा? यहीं जाके आपका क्या होता है? यूट्रस के एंडोमेट्रियम में क्या हो जाता है? Implant. जाके अटैच हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Implantation. इम्प्लांटेशन। उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। तो देखो, ब्रीफ में आपको पूरा बता दिया मैंने। पहले क्लीवेज हुआ 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। जब 8 से 16 बनता है तो उसको बोलते हैं मोरूला। 32 से 64 बनता है तब इसको बोल देते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला जब बनता है तो इसमें एक कैविटी का भी फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, है ना। अब यही ब्लास्टोसिस्ट जाके अटैच हो जाता है किससे? एंडोमेट्रियम से। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Implantation. इम्प्लांटेशन। इतना आसान नहीं है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जब बनता है ना, तो इसमें जो भी सेल्स है ना, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो पेरिफेरी वाला सेल रहता है उसको ट्रोफोब्लास्ट बोल देते हैं, और इसी पेरिफेरी से कुछ सेल्स अंदर की तरफ जो होता है उसको इनर सेल मास बोल देते हैं। वो डिटेल बाद में बताएंगे, बस इतना समझो। ब्लास्टुला बन गया या ब्लास्टोसिस्ट, यहीं जाके अटैच होता है एम्ब्रियो से, मतलब इसके यूट्रस से, तब बोल देते हैं इम्प्लांटेशन। जैसे ही आपका अटैच हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, तब अगला फेज होता है गैस्ट्रुलेशन, मतलब तीनों जर्म लेयर Germ बनने लग layers. जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और जब तीनों बन जाएगा तो सब मिलके क्या बनाना शुरू कर देता है? Organ. ऑर्गन्स। यही पूरा डेवलपमेंट है आपका, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्लियर है बेटा? Yes, बोलो। sir. हाँ, तो ये सारा डिटेल अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, जो मंडे को है ना। मंडे को अगला लेक्चर। Yes, sir. हाँ, यस सर। इससे पहले ये बहुत आसान है ये सब चीजें, ठीक है। देखो, इस चैप्टर में ना एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है इस चैप्टर के लिए, लेकिन जैसे ही खत्म होगा तो अपन शुरू करेंगे एनसीईआरटी सीरीज भी। मतलब कि बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको लगता होगा सर इसको एनसीईआरटी से हमें पढ़ना चाहिए, हमें इतना डिटेल में नहीं चाहिए, है ना। उसके लिए हम एनसीईआरटी का भी लाइन देखेंगे, और उसके लिए आपको मैं जो बच्चों का मैं पहले अटेंडेंस देखूंगा, जिन्होंने पंक्चुअल करा होगा, उन सबको मैं नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। कौन सा नोट्स? एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स भी भेजूंगा। Sir, यह एक तो हो गया। क्वेश्चन। हाँ बोलो। बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर में से, तो हम आंसर कौन से हिसाब से लिखेंगे? क्या क्या क्या? बोर्ड बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आए ये चैप्टर में से, तो हम आंसर कौन से हिसाब से लिखेंगे? बोर्ड में कोई क्वेश्चन है तो ऐसा? हम्म। बोर्ड में बिल्कुल बेटा एनसीईआरटी के बेसिस पे लिखना है, ओके ठीक है। सर। बोर्ड पूरा एनसीईआरटी के बेसिस से लिखना है। एग्जैक्ट बोर्ड के लिए इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आ रही बात समझ? यस सर। बताया तो कि बोर्ड के लिए क्या लिखना है तुमको, उसके लिए नोट्स तैयार है, वो भेज दूंगा मैं। एग्जैक्ट उसी को कॉपी कर देना, एक लाइन भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। यस सर। एक लाइन भी चेंज नहीं करना उसका, बस आपको डायग्राम उसमें ऐड करना होगा। एनसीईआरटी का डायग्राम जो होगा बना देना बस, उसमें से एक लाइन हटाना नहीं है, काट उठ नहीं करना है, जो है एग्जैक्ट कॉपी कर देना, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी का नोट्स बना हुआ है एक एक लाइन का। समझ रहे हो बात, है ना। यस सर। तो बोर्ड का नोट्स आपको मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है, या तो नीट लेवल का पढ़ाने के बाद बोर्ड लेवल पे भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बुक एक बार इस चैप्टर को देखेंगे अपन, ठीक है। ताकि आपको पता चल जाए कि ये पढ़ने के बाद वो कुछ लगेगा ही नहीं, वो बहुत आसान लगेगा आपको, कुछ नहीं लगेगा तुमको, लगेगा अरे तो कुछ है ही नहीं। अब आ रही बात समझ? बोलो। यस सर। हाँ, तो भी करेंगे अपन। कब करेंगे? जैसे ही आपका अगला चैप्टर शुरू होगा ना, तो अगला चैप्टर में आपका टाइम जैसे होता है 1 घंटे 15 मिनट का, तो चलो लेक्चर तो होता है 1 घंटे 10 मिनट ही, 5 मिनट तो इधर उधर होता है आने जाने में। तो देखो 1 घंटे 10 मिनट में अपन उस चैप्टर को करेंगे 50 मिनट, और 20 मिनट क्या करेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। क्या? जल्दी बताओ। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। तो 50 मिनट अपन करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो अगला चैप्टर है आपका, और 20 मिनट अपन रोज करेंगे जब तक एनसीईआरटी का 3-4 दिन में एनसीईआरटी का पूरा रिवीजन हो जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। क्लियर है? बोलो। यस सर। हाँ, तो सर। इससे, हाँ बोलो बेटा। फर्टिलाइजेशन की नोट नहीं मिली है मुझे। नोट्स मिलेगा, टेंशन मत लो। क्यों नहीं भेज रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में कहाँ तक आना है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल तक। तो अभी यहाँ तक कंप्लीट करो। अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ ना कि कल टाइम है मेरे पास, परसों टाइम है ना, मैं पूरा नोट्स इस पूरे चैप्टर का कंप्लीट करके ही एक बार पूरा नोट्स ही भेज दूंगा, ठीक है बेटा? बोलो। यस सर। हाँ। ओके सर। और अगले वीक से इतनी मेहनत नहीं करने वाला मैं। मेरे जो नोट्स है उसके इमेज को ये करूंगा, पेस्ट करूंगा,
और पढ़ाई करेंगे अपन, फटाफट सिलेबस खत्म करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ाना अच्छे से जरूरी था। फिर इसी तरह जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, जेनेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसमें मजा भी आता है। ठीक है, चलो लेक्चर खत्म करते हैं। कल देखेंगे अपन जो अगला लेक्चर आपका प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसके बाद आएगा आपका क्या, पार्चुरेशन लैक्टेशन चैप्टर खत्म। क्लियर है बेटा? यस सर। चलो ठीक है, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम।